Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। इसमें 22 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 23 डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉल करके टेस्ट जो कोई डिटेल पूछनी हो पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, या फिर हमारी वेबसाइट है myupsc.in पे है, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज या इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका आगमन, नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन, एंग्लो बोअर युद्ध, उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जो ऑर्डर आता है ये मॉडर्न हिस्ट्री में से ही आता है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका आगमन ये कब हुआ है? महात्मा गांधी एक थे अब्दुल्ला जावेरी के कानूनी मामले में भाग लेने के लिए मई 1893 24 मई 1893 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे अब्दुल्ला जावेरी के कानूनी मामले में भाग लेने के लिए। फिर यहीं पे इन्होंने 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। ये कांग्रेस ये नहीं है कांग्रेस जिसके अभी खड़गे जी अध्यक्ष है, ये मत समझना, ये दूसरा है। नेशनल इंडियन कांग्रेस का गठन किया 1894 में। कहां पे किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये डरबन में किया था इसका गठन गांधी जी ने। और वहां पे भारतीयों का जो मताधिकार है उसके क्वेश्चन उठाए थे इन्होंने, और उस पर विचार करने के लिए इसी का गठन किया था, नेटल इंडियन कांग्रेस का। एंग्लो बोअर जो वॉर है ये 1899 1899 टू इस अवधि के बीच में हुआ है ये। और इसमें क्या किया था? देखिए, एंग्लो बोअर युद्ध है, इसमें अंग्रेजों के समर्थन के लिए गांधी जी ने एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। अंग्रेजों के समर्थन के लिए, इस युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन के लिए 1100 स्वयंसेवकों की एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा क्रोनोलॉजिकली इसी सीक्वेंस में होगा 1 2 3। प्राय समाचारों में देखा जाने वाला उत्कर्ष 2.0 किससे संबंधित है? ये उत्कर्ष 2.0, देखिए उत्कर्ष 2.0 है देशवन, ये 23 से और 25 इसका ये अवधि है। इस अवधि के लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी एक रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। इससे पहले वाला जो उत्कर्ष था वो 2019 में लॉन्च किया गया था, 2019 से और 22 तक। और अभी जो उत्कर्ष 2.0 है ये आरबीआई का है 2023 से 25 के लिए। और इसमें एक्चुअली क्या है कि बैंक की जो प्रगति है उसको क्या गाइडेंस मिले, एक मार्गदर्शक करने वाला एक मध्यावधि रणनीति दस्तावेज है ये उत्कर्ष 2.0, एक डॉक्यूमेंट है बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड। आरबीआई ए इसका करेक्ट आंसर है। MQIB प्रीडेटर ये बहुत चर्चा में है। क्या है? जिसे अभी रिसेंटली समाचारों में देखा गया है। MQIB प्रीडेटर एक हाई ऑल्टीट्यूड वाला, ये एक लंबे समय तक चलने वाला सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन है ये, UAV जिसको कहते हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये मानव रहित हवाई जहाज है और ये भी शस्त्रों से लैस, और ये लंबे टाइम तक चल सकता है।
इसका नियंत्रण और इसकी उड़ान ये खुद कंट्रोल करने में सक्षम है। और ये जनरल एटॉमिक्स जो एरोनॉटिकल सिस्टम है उसके द्वारा विकसित किया गया है, जिसको कहा जाता है ना GAASI। ये क्या है? जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये MQ-9 रीपर का प्रकार है। इसका रीपर क्या है? MQ-9 रीपर का एक प्रकार है। इसका क्या पर्पज क्या है? इसका पर्पज है ये जो वायुसेना है उसके प्रयोग में लेने के लिए इसका पर्पज है। एक तरीके से अभी रिसेंटली भारत को 31 UAE ये एग्रीमेंट हुआ है। 31 ये जो बात कर रहे हैं MQ-IB प्रीडेटर, ये भारत अमेरिका से ले रहा है। एक तरीके से ये खुफिया निगरानी या इन चीजों के लिए काफी अच्छा है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिमान की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? देखिए, थॉमस कून है। इन्होंने एक उस लेंस की सभी विशेषताएं शामिल हैं जो प्रतिमान की परिभाषा इनके अकॉर्डिंग, जिसके माध्यम से दुनिया में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह देखा जा सकता है जिसमें विश्वास, धारणाएं, साझा अवधारणाएं या जो पूर्वाग्रह वो शामिल हो। प्रतिमान परिवर्तन एक्चुअली तब होता है जब सर्वसम्मति से अचानक से कोई नया दृष्टिकोण सामने आता है। इसको प्रतिमान की अवधारणा कहा गया है। थर्ड इसका सी करेक्ट आंसर है। प्रतिमान की अवधारणा में क्या जरूरी है? सर्वसम्मति, सबकी सहमति। डॉल-ई, मिड जर्नी और सौरा शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? ये जो डॉल-ई एक टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या किया जाता है? डीप लर्निंग इसमें पद्धतियों का यूज किया जाता है और फिर इसको विकसित किया गया है प्रॉम्प्ट के रूप में। जैसे कोई नेचुरल लैंग्वेज है उसका विवरण हो या फिर उसको उससे इमेज क्रिएट करना। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बेस कोई इमेज क्रिएट करना, या जो कोई टेक्स्ट है टेक्स्ट बेस पे कोई इमेज क्रिएट कर देना। आप देखते होंगे कई बार ऐसा नहीं है कि वो इमेज बनाते हैं लोग। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या करते हैं कि टेक्स्ट लिख दिया और फिर उसका इमेज क्रिएट कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भी कई सॉफ्टवेयर हैं और फिर वो वीडियो बन जाता है एक। तो आप देखते होंगे कि उसमें लिखा भी आ रहा है, उसका फोटो भी आ रहा है, उससे रिलेटेड चीजों का, वो इसी से बनता है। डॉल-ई, मिड जर्नी और सौरा ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये इमेज जनरेटर है। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, पूरे नोट्स मिलते हैं आपको और भी इसके अलावा आपको कोई बुक वगैरह या कुछ पढ़ने की जरूरत होगी नहीं इस एग्जाम के लिए। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? देखिए, हमें एक या दो क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में एक आ जाता है, किसी में दो। जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से, चाहे माउंटेन रेंज हो या फिर ये बॉर्डर शेयर वाला हो या रिवर का हो, एक क्वेश्चन यहां से, एक दो क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से पूछे ही जाते हैं। इसलिए हमें एक तो आप ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप पढ़ लीजिएगा। अरुणाचल कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन कौन से हैं वो, नागालैंड कौन से कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इस तरीके से पढ़िएगा। अभी मणिपुर का पूछा है, मणिपुर की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे इधर आ जाता है नागालैंड। अरुणाचल की राजधानी क्या है? ईटानगर। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर। ये देखिए, ये इधर है म्यांमार। मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और इसके नीचे आ जाता है मिजोरम। तो ये इधर का नॉर्थ ईस्ट का है। अब अरुणाचल से
और कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो आप इधर देखोगे अरुणाचल से तो यहाँ पे आसाम है, आसाम बॉर्डर शेयर कर रहा है, नागालैंड बॉर्डर शेयर कर ही रहा है इससे। तो ये दो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, आसाम और नागालैंड, जो अरुणाचल से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड भी आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और दूसरा नागालैंड किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, मणिपुर के साथ। तीसरी बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर। इसके अलावा देखिए नागालैंड का देखा तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर और आसाम तीन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसी तरीके से मणिपुर का देखेंगे तो आसाम, नागालैंड और नीचे मिजोरम, तो ये भी तीन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर मिजोरम का देखते हैं हम, तो मिजोरम है, ये भी आसाम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और इधर त्रिपुरा है, यहाँ पे त्रिपुरा है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर ये तीन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अब एक चीज क्लियर हो गई, मिजोरम भी तीन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, मणिपुर भी तीन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, नागालैंड भी तीन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश दो स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और आसाम इन सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर आसाम के इधर हमने पिछले लेक्चर में वीडियो देखा था, इधर क्या है, मेघालय है, और फिर नीचे पश्चिम बंगाल आ जाता है, इधर नीचे बांग्लादेश आ जाता है, और इधर पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो ये इस तरीके से आपको मैप देखना होगा। अब एक चीज ये क्लियर हो गई होगी कि कौन सा मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। मणिपुर तीन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर नागालैंड, नीचे मिजोरम और इधर आसाम। नागालैंड, मिजोरम और आसाम, तो मणिपुर त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। मणिपुर की जो सीमा है ये पूर्व साइड में म्यांमार और दक्षिण में इसके एक चीन का कुछ एरिया आ जाता है, उससे भी लगती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ये जो दे रखे हैं कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है वो हमें देखना है। इधर रिवॉल्यूशन है, ये किससे संबंधित है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। देखिए 20वीं सेंचुरी के मिड 20 सेंचुरी में ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इससे जो विकासशील देश है उसमें अधिक उपज देने वाली नई किस्म के जो बीज हैं उनको अपनाया गया था, और खास करके व्हीट और राइस, गेहूं और चावल को अत्यधिक इसमें बढ़ावा दिया गया था। तो हरित क्रांति का इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड संबंधित नहीं है, इसका किससे है, अधिक उपज देने वाली नई किस्म के बीज, खाद्यान्न से है इसका संबंध। जो पिंक रिवॉल्यूशन है, गुलाबी क्रांति, इसका संबंध किससे, गुलाबी क्रांति जो इंटरनेशनल मानक है उनको पूरा करने या जो घरेलू बाजार है उसका विकास करने के लिए, स्पेशली जो मुर्गी पालन है उस पे केंद्रित है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। स्वर्ण क्रांति की बात की जाए तो 1991 से और 2003 का जो टाइम है उसको स्वर्ण क्रांति काल कहा जाता है, और इसमें बागवानी में पर्याप्त निवेश देखा गया है, और स्पेशली जो काजू है, नारियल है या फिर जो मैंगोज हैं, इनका भारत टॉप प्रोड्यूसर बना है। जो टॉप 3 टॉप 4 हैं उनमें आ गया है बागवानी में। इस टाइम पीरियड में 91 से 2003 स्वर्ण क्रांति काल इसको कहा गया है। तो ये भी सही सुमेलित है। सही कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला सही सुमेलित नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन रिवॉल्यूशन का आता है एग्जाम में, रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे, इस तरीके का आता है। ये सब करवाए जाएंगे आपको रेगुलर। आप देखते रहिए वीडियो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डिटेल्स मिलती रहे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए जो शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है ये है प्रदर्शन। सबसे अच्छा वही माना जाता है कि आपका प्रदर्शन कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि कोई भी चीज को आप देखते हैं कि तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है।
बजट 24-25 में सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? अभी जो बजट आया है 24-25 का, इसमें जो सोने पे कस्टम ड्यूटी है उसको कम किया गया है और ये 6% कर दिया गया है। सोने पे जो सोने और चांदी पे, ना सिर्फ गोल्ड, सोने और चांदी पे ये 15% था पहले इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है, अब इसको कर दिया गया है 6%, 15 से 6% कर दिया है। पिछले बार बजट का एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो इस बार कहीं से भी कोई कमी नहीं रखेंगे। ऐसा कोई आपका सिलेबस में टॉपिक नहीं रहेगा जहां से क्वेश्चन आया और हमने नहीं किया हो। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ये भारतीय, एक क्वेश्चन इस तरीके के इंस्टीट्यूट का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूछा जाता है। वन अनुसंधान केंद्र है ये देहरादून में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये कौन प्रकाशित करता है? एक रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये प्रकाशित करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप। अभी जो 2024 की आई है इसमें 146 कंट्रीज की आई है और इनमें जो ग्लोबल सेक्स डिफरेंस कहें या जो वैश्विक लिंग अंतराल है वो कितना है? 68.5%। इंडिया की बात करें 129वें स्थान पे हैं हम। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें पे है, जबकि पाकिस्तान सबसे लास्ट में है। तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आगे हैं इंडिया से। ये कहाँ बैठ के बनाई जाती है, किस पर्पज से बनाई जाती है? ये वेस्टर्न प्रोपागेंडा होता है ज्यादातर रिपोर्ट में। इनको बस ये एग्जाम पर्पज के लिए ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये सारी सच है। अगर ये सारी सच होती तो लगातार 15 साल से आइलैंड इसमें पहले नंबर पे नहीं आ रहा होता। नीचे दिए गए घटनाओं का अवलोकन कीजिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है। मुस्लिम लीग की स्थापना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन, इनका सही क्रम क्या है? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? ढाका में हुई थी 1906 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन है, ये कब हुआ था? ये भी 1919 से और 1924 के बीच हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, सविना अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। तो अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई होगी हमारे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आएगा। सोनोरा 64 और लेरमा रोजो 64A शब्द अक्सर समाचारों में देखा जाता है, ये किससे रिलेटेड है? देखिए, एक क्वेश्चन पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था। उससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 49 का हुआ था उसमें भी, 47 वाले में भी एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसकी किस्म है, इस तरीके का। सोनोरा 64 और लेरमा रोजो 64A ये क्या है? ये एक्चुअल में है जो गेहूं की किस्म है और मैक्सिको से, कहां से? मैक्सिको से ये लाया गया है इंडिया, मैक्सिको से भारत लाया गया है। और ये बोना जो गेहूं होता है, छोटा बोने किस्म की, बोने गेहूं की बोनी किस्म है। ये गेहूं उत्पादन बढ़ाने की संभावना का आकलन करने के लिए ऐसा किया गया है। मैक्सिको से 5 बोनी गेहूं किस्मों को यहाँ लाया गया है और उनमें ये 5 में लेरमा रोजो 64, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, S2271 इस तरीके की कुछ किस्में हैं।
जो मैक्सिको से भारत लाई गई है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन भारत का वायसराय था? जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? देखिए, जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम जो ये हुआ था नवंबर 1930 में, और इरविन इरविन वायसराय था। ये काफी चर्चा में है आजकल, डोडोल, जिसे अक्सर जीआई टैग के लिए समाचारों में देखा गया है। ये गोवा सरकार ने गोवा की मिठाई के लिए ये आवेदन किया है जीआई टैग का। डोडोल क्या है? क्लासिकल गोवा मिठाई है, और इसको गोवा में मिठाइयों की रानी कहा जाता है। नारियल वगैरह से, दूध से, जो काला गुड़ है उससे, इस तरीके से एक जेली जैसी होती है, ये अच्छी टेस्टी होती है। और ये आसपास के पड़ोसी जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, स्पेशली जो आसियान में है, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इनमें काफी लोकप्रिय है ये। और इसको अब ये जो आसियान कंट्री है इसमें इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के पर्पज से ही ये जीआई टैग का चल रहा है, क्योंकि ये काफी फेमस है इन कंट्रीज में। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? ये है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। साउथ वेस्ट राजस्थान और वेस्टर्न मध्य प्रदेश, इसमें आता है ये मालवा प्लेट्यू। अरावली राजस्थान में है और विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी आकलन से संबंधित है? पॉवर्टी से संबंधित की गरीबी का आकलन करने से संबंधित कौन सी कमेटी है? पहले योजना आयोग हुआ करता था 2015 से पहले, अभी नीति आयोग है। तो उस टाइम पे योजना आयोग ने 1977 में एक कमेटी का, एक टास्क फोर्स का गठन किया था, अलग कमेटी। और ये गरीबी रेखा को परिभाषित, प्रति व्यक्ति क्या यूज किया जा रहा है, क्या खर्च किया जा रहा है, उसके बेस पे गरीबी रेखा तय करने के लिए 1977 में अलग समिति बनाई गई थी। 2005 में ये तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, जो इसमें गरीबी है उसकी पद्धति की समीक्षा करना, उन कमियों को दूर करने के लिए योजना आयोग ने ही एक कमेटी गठित की थी दिसंबर 2005 में, तेंदुलकर कमेटी। और इस तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2009 में, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो 30 रुपए जिसकी इनकम है वो गरीबी से बाहर है। रंगराजन समिति, रंगराजन कमेटी है, ये भी डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में बनाई गई थी जून 2012 में। इसमें भी गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा के लिए ही डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2014 में, जून 2014 में। यूके सिन्हा कमेटी है, यूके सिन्हा कमेटी ये एमएसएमई से रिलेटेड है। एमएसएमई में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती है, उनको लेके, और ये यूके सिन्हा कमेटी बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए, आप में से बहुत सारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान, ये आर्टिकल है, और इससे रिलेटेड किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है और सही से सुमेलित कौन से हैं? देखिए, आर्टिकल 25 क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास एवं प्रचार। तो पहला जो है ये पहले वाला, इसमें
सही है। आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 25 में है, ना कि 26 में। 26 में क्या है? धार्मिक जो काम है उनका मैनेजमेंट। आर्टिकल 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा जो धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता, तो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता यह आर्टिकल 28 में है, तो ये भी सही है। इसमें सही कौन कौन से हैं? पहला और तीसरा, ये दो सही है। आर्टिकल 29 to 30 भी क्या है? माइनॉरिटीज के जो हित हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अभी जो पैरा ओलंपिक चल रहा है, पेरिस पैरा ओलंपिक, इसमें सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने भाला फेंक में F64 कैटेगरी है, इसमें 70.59 मीटर का थ्रो फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रही। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।